नमस्कार मित्रों। जैसा कि सर्वविदित है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस समय जो सरकार थी उसका उद्देश्य भारत में अपने पैर फैलाना और पैर इस तरह से फैलाना कि यहाँ के रिसोर्स का लगातार विदोहन किया जाता रहे। Exploitation, exploitation and exploitation. It was the sole target. विदेशी कोई भी शक्ति हो, बाह्य शक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने होम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, अपने वर्चस्व को स्थापित करना, जिससे लंबे समय तक अपने एक्सप्लॉयटेशन को वो जारी रख सकें। उस वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो ऐसे ऐसे नियम आरोपित करते हैं जो बाद में जाकर बहुत विभाजनकारी और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कह लें, सामाजिक दृष्टिकोण से कह लें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कह लें, राजनीतिक दृष्टिकोण से कह लें, हर दृष्टिकोण से हानिकारक होते हैं, जिसका पता वहाँ के लोगों को बहुत बाद में चलता है। और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और समाज बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और फिर वो अपनी सत्ता को स्थापित उसका वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने कुछ लोग छोड़ देते हैं। ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। ये प्रेशर ग्रुप हर व्यवसाय में उपस्थित होता है। जो उनकी इच्छा के अनुसार अगर कोई कार्य न करे तो उसके कार्य में बाधा डालना, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो आज हम अन्नदाता को लेकर बात करेंगे। जो अन्नदाता हैं वो उनकी क्या स्थिति है। सरकार 1947 से लेकर आज तक सरकारों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने रिसोर्सेज के अनुसार अपने, और या कह लें कि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार कार्य करने का प्रयास किया। कहीं बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, कहीं अच्छे कार्य करने का प्रयास किया गया, अच्छे कार्य ना हो पाए, और कहीं विजन का अभाव भी दिखाई देता है। तो अभी हम जब ये योजना हम पढ़ रहे थे। इस विशेषांक में वर्ष का लेखा जोखा और बाकी और भी आर्टिकल हैं। मेरी माटी मेरा देश जो भी है, तो इसमें मुझे ये आर्टिकल थोड़ा से पढ़ने की इच्छा हुई, तो मैं इसको एक साथ हम लोग स्वांतः सुखाय की प्रेरणा से मिल पढ़ता हूँ। कृषि और ग्रामीण विकास, प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी का, पूर्व मुख्य संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के आलेख को हम पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटा अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को बढ़ावा देने और भारत को इसके वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। सरकार ने इस वर्ष सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा की घोषणा की है। इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ये है PACS, के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम, कस्टम, हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ आदि स्थापित करना शामिल है। तो चला जाए इसको जरा। आत्मनिर्भर भारत की राह में ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग,
भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए इस वर्ष गाँव में समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बदलाव में तेजी लाने के लिए इस कई कार्य नीतिक कदम उठाए हैं। केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को लाभप्रदता, उत्पादकता और समृद्धि के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रही योजनाओं और नई पहलों के लिए 2023-24 के लिए बजट आवंटन में काफ़ी वृद्धि की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,25,036 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 5% अधिक है। सतत योजनाओं के लिए आवंटन के अलावा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि त्वरक कोष की स्थापना के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस 3 जुलाई 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कृषि और किसानों का औसत सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने सहकारी समितियों से तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करने और देश को खाना पकाने के तेल में आत्मनिर्भर बनने मदद करने का आह्वान किया। दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,59,964 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। मंत्रालय का लक्ष्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के अलावा विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकसित करना और देश में भूमि संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर परिव्यय एक्सपेंडिचर जो है 66% बढ़ाकर 79,590 करोड़ रुपये कर दिया गया। बजट में बड़े उत्पादक समूहों के गठन के माध्यम से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण की भी घोषणा की गई। उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल और सहायता प्रदान की जाएगी। उच्च मानकों की स्थापना भारत सरकार के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटा अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन को बढ़ावा देने और भारत को मोटा अनाज के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, भारत को मोटा अनाज के वैश्विक केंद्र के रूप में, मोटे अनाज में जानते ही आप कौन कौन सी फसलें आती हैं, सारी ज्वार बाजरा जैसी जितनी फसलें सब मोटे अनाज में आती हैं। तो भारत को मोटा अनाज के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। भारत ने विशेष रूप से राष्ट्रीय संदर्भ में सम्मान व्यक्त करने के लिए मोटा अनाज का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया। श्री अन्न, मोटा अनाज को क्या नाम दिया गया? श्री अन्न। कई प्रचारात्मक और सहायक योजनाओं के कारण मोटा अनाज की घरेलू खपत बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रति माह 14 किलोग्राम हो गई, जो पहले 3 किलोग्राम से अधिक नहीं थी। बहुत अच्छे संकेत हैं ये। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मांग बढ़ने के साथ मोटा अनाज आधारित खाद्य उत्पादों की बिक्री में भी लगभग 30% की वृद्धि देखी गई। मोटा अनाज को और बढ़ावा देने तथा विस्तार के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश के 19 जिलों को चुना गया। 500 से अधिक स्टार्टअप और बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन अब सुपरमार्केट और मॉल में सीधे बिक्री के लिए मोटा अनाज आधारित विभिन्न पोषक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग में लगे हुए हैं। उसी तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह छोटे गांवों में मोटा अनाज उत्पाद तैयार कर रहे हैं और ये शहरी बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। मोटा अनाज मिशन ने मोटा अनाज की खेती में लगे लगभग 2.5 करोड़ किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्री अन्न की अपार संभावनाओं को सामने लाने के लिए नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर
इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक स्मारक टिकट और स्मारक सिक्के का अनावरण भी किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ साथ 75 लाख से अधिक किसानों ने भी वर्चुअल मोड में भाग लिया। खाद्य उत्पादन के मोर्चे पर देश ने 2022-23 में क्रमशः 330 मिलियन टन और 352 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के साथ खाद्यान्न और बागवानी उपज दोनों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। अच्छे संकेत हैं। पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में 4%, 14 मिलियन टन से भी अधिक की वृद्धि हुई। बागवानी उपज के उत्पादन में 1%, 5 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 में प्रमुख खाद्यान्न चावल और गेहूं ने जुलाई-जून चक्र में साइकिल में क्रम से 135 मिलियन टन और 110 मिलियन टन का सार्वकालिक उच्च उत्पादन दर्ज किया। बहुत अच्छी खबर है। बागवानी फसलों में हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, फलों का उत्पादन 108 मिलियन टन रहा और सब्जियों ने 213 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया। मतलब लगातार देखिए कि रिकॉर्ड की बात हो रही है। खाद्यान्न में, बागवानी में, सब्जियों में उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। तो उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की सरकार की नीति के अनुरूप सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। कुल मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई। इसके बाद रेपसीड तथा सरसों 200 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं तथा कुसुम 150 रुपये प्रति क्विंटल और जौ तथा चना क्रमशः 115 और 105 रुपये प्रति क्विंटल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गई। इस वृद्धि के साथ उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन अब गेहूं के लिए 102%, रैपसीड तथा सरसों के लिए 98%, मसूर के लिए 89%, चना तथा जौ में प्रत्येक के लिए 60% और कुसुम के लिए 52% है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि का पैटर्न खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और निर्भरता तथा आयात को कम करने के लिए तिलहन और दलहन के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के इरादे को दर्शाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि का पैटर्न खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और निर्भरता तथा आयात को कम करने के लिए तिलहन और दलहन के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के इरादे को दर्शाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। इस बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग CSP ने सरकार को गेहूं और चावल के लिए अपनी ओपन एंडेड खरीद नीति की गहन समीक्षा करने का सुझाव दिया। अच्छा, कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP ने सरकार को गेहूं और चावल के लिए अपनी ओपन एंडेड खरीद नीति की गहन समीक्षा करने का सुझाव दिया। पैनल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वर्तमान नीति के कारण गेहूं और चावल के उच्च भंडार के संचय, विकृत फसल पैटर्न और भूजल के अत्यधिक दोहन पर प्रकाश डाला है। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता से अधिक गेहूं और चावल का भंडार है। इसी संदर्भ में सरकार ने इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा की घोषणा की। इस योजना में प्राथमिक कृषि समितियों PACS के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कृषि बुनियादी ढांचे जैसे गोदाम, कस्टम, हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां आदि की स्थापना शामिल है। 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और 13 करोड़ से अधिक सदस्य किसानों के दूरगामी नेटवर्क के साथ इस योजना में भोजन की बर्बादी में पर्याप्त कमी, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई। बहुत सुंदर प्रयास। विकास के लिए पहल।
बजट प्रस्ताव 2023-24 के अनुसार सरकार ने पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमलियरेशन ऑफ मदर अर्थ पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमलियरेशन ऑफ मदर अर्थ एमलियरेशन योजना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य धरती माँ के स्वास्थ्य को बचाने के लिए उर्वरकों के टिकाऊ और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना। इसके अलावा सरकार ने जैविक उर्वरकों विशेष रूप से गोवर्धन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित खाद्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता को भी मंजूरी दी। इस संदर्भ में दुनिया में पहले तरल नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट की शुरुआत 26 अप्रैल 2023 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इफ्को भारतीय किसान उर्वरकों सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित और उत्पादित नैनो डीएपी और नैनो यूरिया तरल पेटेंट वाली वस्तुएं हैं जो कृषि क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। 2021 में नैनो यूरिया के उत्पादन को मंजूरी दी गई और 2023 में देश में लगभग 17 करोड़ नैनो यूरिया बोतलें बनाने का बुनियादी ढांचा तैयार हो गया। मार्च 2023 तक लगभग 6.3 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया गया। 500 मिलीलीटर की एक बोतल का फसल पर प्रभाव दानेदार यूरिया के 45 किलोग्राम बैग के बराबर होता है। माय गॉड। तरल उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से उर्वरक आयात की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे देश के मूल्यवान राजस्व और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान देगा। सरकार ने हाल ही में रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। इससे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस वर्ष सरकार ने कुछ विशिष्ट आईटी आधारित पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन में सुधार करना है। इनमें से पहली किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी है, जिसे किसान ऋण पोर्टल कहा जाता है। इसे क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसानों को संशोधित ब्याज सहायता योजना MISS के माध्यम से सब्सिडी वाले कृषि ऋणों का लाभ उठाने में सहायता करेगा। ऋण सुविधाओं तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक घर घर केसीसी अभियान नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है, जो अभी तक केसीसी योजना से नहीं जुड़े हैं। पोर्टल की कार्यक्षमता, डेटा व्याख्या और प्रभावी उपयोग की गहन समझ प्रदान करने के लिए एक व्यापक विंड्स मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल लॉन्च किया गया था। विंड्स तालुक, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापकों का एक नेटवर्क स्थापित करने का एक प्रयास है। मौसम डेटा से फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन सुधार करने और जोखिम करने में मदद मिलेगी। इस वर्ष G20 की प्रतिष्ठित अध्यक्षता के दौरान भारत ने हैदराबाद 15 से 17 जून 2023 में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की। इसमें G20 देशों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे भोजन तथा पोषण, जलवायु, स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि, मूल्य श्रृंखलाएं तथा खाद्य प्रणालियां और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण। बैठक के 2 प्रमुख परिणाम हैं।
पहला खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन हाई प्रिंसिपल 2023 और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज और अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल महर्षि G20 देशों ने सहायता और सहयोग प्रदान करके खाद्य सुरक्षा संकट से प्रभावित समुदायों की मुश्किलें तत्काल कम करने और लचीलापन बनाने का भी वादा किया। ग्रामीण भारत के लिए समृद्धि का मार्ग, सुरक्षा जाल बनाने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के विशिष्ट एजेंडे के साथ राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के केंद्र में ग्रामीण निवासी हैं, जो आबादी का लगभग 65% है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में ग्रामीण विकास के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए 2024 से 30 के लिए एक मध्यम अवधि की योजना और 2024 से 47 के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। जब आप किसी गांव में जाते हैं तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और दवाई वाली दीदी मिलेंगी। गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदियों SHG दीदियों को सक्षम बनाना, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित कर सकें। अभियान के दौरान प्रत्येक स्वयं सहायता समूह परिवार को मूल्य श्रृंखला में वृद्धि के साथ साथ कई आजीविका गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संगठन से समृद्धि, किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक और राष्ट्रीय अभियान था, जिसका उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण परिवारों से अतिरिक्त 1 करोड़ महिलाओं को SHG में शामिल करना था। सभी राज्यों में आज आयोजित इस अभियान में उपायों, प्रेरणा, सुविधा और प्रशिक्षण के माध्यम से 1.1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया था। अभियान के सफल समापन पर कुल 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह आंदोलन का हिस्सा होंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार समर्थन को मजबूत करने की दिशा में एक डिजिटल कदम के रूप में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक अभिनव ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उपयोग उन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा जिन्हें ग्राहक ई-सरस पोर्टल और ई-सरस मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदते हैं। यह ग्राहक के दरवाजे तक ऑनलाइन ऑर्डर लाने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को संभालेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखनऊ यूपी में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना अभियान शुरू किया है। यह 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा, जिसे ग्रामीण महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या BC सखी इस प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण को गति दे रही है। BC सखियां ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बैंक नकदीकरण में भी मदद कर रही हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन और आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में फिर से कल्पना करने पर ध्यान देने के साथ अपने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 1/4/2023 से 31/3/2026 को नया रूप दिया है। इसके 9 विषयों में गरीबी मुक्त स्वस्थ, बाल हितैषी, जल पर्याप्तता, स्वच्छ और हरित, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित, सुशासित और महिला अनुकूल गांव शामिल हैं।
कल्याणकारी योजनाओं में जल जीवन मिशन ने 13 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के कनेक्शन प्रदान करने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। जीवन बदलने वाले इस मिशन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी कि केवल 3.23 करोड़ घरों से बढ़ाकर केवल 4 वर्षों में 13 करोड़ कर दिया है। 13 करोड़। 1 जनवरी 2023 से हर दिन औसतन 87,500 नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस वर्ष सरकार ने 3 वर्षों 2023-24 से 25-26 में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे कुल लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। उज्ज्वला के दूसरे चरण के मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार लाभार्थियों को पहला रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने सभी कार्यक्रमों के तहत 7,75,780 किलोमीटर लंबी 1,77,119 सड़कें बनाने में मदद की। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। विभिन्न IT तंत्रों को शामिल करने से अधिक पारदर्शिता के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण गारंटी अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन में तेजी आई। रिकॉर्ड के अनुसार इसने 2023-24 के दौरान 201.96 करोड़ व्यक्ति दिवस और 14.35 करोड़ सक्रिय कर्मचारियों के लिए रोजगार सृजित किया है। इस अवधि के दौरान 5.04 करोड़ पर परिवार लाभान्वित हुए हैं और 33.5 करोड़ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंतरण दर्ज किए गए हैं। जल संरक्षण की दृष्टि से मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य भविष्य के लिए देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। अब तक 67,000 से अधिक ऐसे सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 1.10 लाख से अधिक स्थलों की पहचान की गई है। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन SBS के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और 75% से अधिक गांवों की ODF खुले में शौच मुक्त से मुक्ति इस संबंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। राष्ट्र ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के दौरान कचरा मुक्त भारत थीम के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया। समुद्र तटों, नदी तटों, जल निकायों आदि की सफाई के अभियान में 109 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सरकार ने अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर अपना जोर जारी रखा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण, सक्रिय सामाजिक आर्थिक समावेशन तथा एकीकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका में बदलाव लाना है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये आलेख था और ये है आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलू। ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल गुणवत्ता, जल जनित बीमारियों को कम करने के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना। 2024 तक देश के 19.14 करोड़ घरों में नल का जल कनेक्शन, नल जल आपूर्ति। व्हाट्सअप प्लानिंग, कार्यान्वयन और संचालन एवं रख रखाव में सामुदायिक भागीदारी, महिला सशक्तिकरण योजना निर्माण, निर्णयन, कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग तथा ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस में महिलाओं को शामिल करना। भावी पीढ़ी पर केंद्रित ध्यान स्कूलों, आदिवासी छात्रावासों और आंगनवाड़ी डे केयर केंद्रों में नल जल की आपूर्ति का प्रावधान। कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों को जल आपूर्ति संरचनाओं के निर्माण और रख रखाव के लिए कुशल बनाना।
ग्रे वाटर प्रबंधन, स्रोतों के भरण पोषण के लिए अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। स्रोत स्थिरता, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ये हमारे नल जल आपूर्ति जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण बातें थी। इसी तरह कैबिनेट का जो निर्णय 21 मई 2023 को था, हमारे अन्नदाताओं के लिए सफलता सुनिश्चित करना, कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना, जो स्टोरेज वगैरह की जो समस्या होती है उससे, और स्थानीय स्तर पर अनाज की बर्बादी और परिवहन लागत को कम करना, फसलों की संकट विक्रय को, फोर्स जो सेलिंग होती है, को रोकना तथा किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना। सहकारी क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर, तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी गई। तो ये था हमारा कैबिनेट का निर्णय। और ये है पौष्टिक अनाज योजना, सरकार की विश्व भर की रसोइयों तक पोषाहार पहुंचाना। ठीक है, हर व्यक्ति को पुष्टाहार मिल जाए, अच्छा भोजन मिले। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत कार्य योजना। लक्ष्य क्या है? मिलेट्स निर्यात को प्रोत्साहन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? खाद्य सुरक्षा तथा कृषि कल्याण सुनिश्चित करना और भारतीय मिलेट्स के उच्च पोषण मूल्यों को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना। जब ये लोकप्रिय बनेगा तो लोग परचेज करेंगे, इसकी डिमांड करेंगे तो इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करेंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा। भारत हब है मोटे अनाजों के लिए। इस तरीके से बहुत बड़ा प्रयास है। तो ये हमारा था आज का एक आलेख, जो कि कृषि पर सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं, कार्य योजनाओं, इसके विजन, दृष्टिकोण और भविष्य की रूपरेखा को बताता है। धन्यवाद।